नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आशीष हेल्थ टॉक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। बहुत सारे अंग हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है वो होता है हमारा स्केलेटन जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा शरीर बनता है। ये स्केलेटन सभी जानते हैं हड्डियों से बनता है। हड्डियाँ कैल्शियम से बनती हैं। हम अक्सर इस स्केलेटन की अनदेखी करते हैं। हम अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो स्वभाव है, अपना जो खान पान है, उसमें हम हमेशा ये सोचते हैं इससे पेट खराब हो सकता है, इससे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि इसके खाने से हमारी हड्डियों पर क्या असर होने वाला है। उसकी वजह से हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमें सर में दर्द, घुटनों में दर्द, एक समय या उम्र के बाद हमें बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं। घुटनों में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, सर में दर्द होने लगा। तो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे स्केलेटन से गवर्न होती हैं। वो स्केलेटन की ही समस्याएं होती हैं जो हमें ये दर्द देती हैं। आज हम बैठेंगे डॉक्टर परवीन महेश्वरी जी के साथ। डॉक्टर परवीन महेश्वरी एक जाने माने ऑर्थो सर्जन हैं। 2001 से अपनी सेवाएं बरेली को दे रहे हैं। एक ऑर्थो सर्जन होने के साथ साथ ये एक राजनीतिज्ञ भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं, अपनी कुछ संस्थाएं भी चलाते हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये जो समस्याएं हो रही हैं और ख़ास तौर से जो ये समस्याएं एक कम उम्र में भी देखने को मिल रही हैं, उसके क्या कारण हैं और हम ऐसे क्या उपाय, क्या सुझाव रखें, उसकी क्या देख रेख करें कि हमें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर परवीन महेश्वरी जी के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ टॉक के अंदर। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बेसिकली ट्रॉमा यानी कि एक्सीडेंट्स के केसेस जो होते हैं वो और जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, जब किसी के जोड़ बहुत ख़राब हो जाते हैं तो वो मेरी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ हैं। इनमें मेरा काम ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ साथ बहुत सी बार ऐसे होते हैं पेशेंट्स को कमर में दर्द या घुटनों में दर्द, इस तरह की परेशानियां जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स की, उनमें हम लोग पेशेंट्स के लिए ये कोशिश करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से लाभ हो पाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। साथ साथ कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो कि बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स को लेके चलती हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा एक रोटी बैंक है जो काम करता है, जो बरेली में कोशिश करता है कि कोई भी रात को भूखा न सोए और ऐसे लोगों तक जो कि रात को भूखे सोने पर विवश हैं किसी वजह से, हम लोग उनको रात का भोजन यानी डिनर प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें साथ साथ विजन रोहिलखंड के रोटी बैंक के कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग एक जो ड्रग्स के असर हैं बरेली में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं, उनको नशा मुक्ति का जो काम है उसके लिए भी काम करते हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ जो हम लोग करते हैं वो है रक्तदान के लिए। रक्तदान शिविर हो या रक्तदान के लिए जागरूकता के काम हो, कैंप्स हो, उनको लगवाने के लिए करते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं हमारी आपसे बात हुई थी कि हम हेल्थ स्टॉक जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग जो बरेलियंस की जो नॉर्मल जो दिक्कतें होती हैं, जो हड्डियों से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम आप तक पहुंचा पाएँ और आपसे हम उनका थोड़ा समाधान ले पाएँ। जी। तो इसमें डॉक्टर साहब, आजकल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो चल रही है, जो अमूमन देखने में आती है कि जो थोड़ी सी जिनकी उम्र बढ़ जाती है, 50 के आसपास हो जाती है, उनकी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये बड़ी एक समस्या होती है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बड़ी मतलब इस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि साहब न जाने क्या वो हुआ है। तो उसका सर बेसिक रीज़न क्या होता है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बढ़ती उम्र के साथ साथ घुटनों में दर्द और कमर का दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग आपको हर घर में ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन अभी आजकल जो प्रोफेशनल स्ट्रेस और जो एक
लोगों के काम करने का तरीका बहुत सा बदला है ऐसा, उसकी वजह से यंग एज में भी, काफ़ी कम एज में भी, 25 और 30 साल की उम्र में भी लोग बाग घुटनों के दर्द से या कमर के दर्द को लेकर आते हैं। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करने से बहुत से लोगों की गर्दन में दर्द रहता है, या मोबाइल यूज़ करने की वजह से उनको सिर में दर्द रहने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के रहने उठने बैठने के तरीके, यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहलाती हैं, उसकी वजह से होती हैं, तो जो कम उम्र के साथ साथ बड़ी उम्र के लोगों को भी असर डालती हैं। लेकिन फिर भी घुटनों का दर्द एक बड़ी सामान्य सी समस्या है, और समझिए कि बुजुर्गों में तो लगभग 60 वर्ष से ऊपर जितने लोग होते हैं उनमें लगभग 80% लोगों को घुटने के दर्द की समस्याएं होती हैं। और ये एजिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से लोगों के घुटने घिस जाते हैं उम्र के साथ साथ। इसको हम लोग आर्थराइटिस भी बोलते हैं, या हिंदी में गठिया बोलते हैं। लेकिन ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है अगर लोग बाग पहले से ही ध्यान देते हैं, अपने वज़न को ना बढ़ने दें, प्रतिदिन कुछ ना कुछ व्यायाम करके अपनी मांसपेशियों को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, और खाने पीने पर ध्यान दें ताकि उनका यूरिक एसिड शरीर में ना बढ़े जिसकी वजह से आर्थराइटिस होने लगती है। नॉन वेज और अल्कोहल का प्रयोग कम करें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल की वजह से उनको कमर के दर्द या घुटनों के दर्द की समस्याएं नहीं भी होती हैं। लेकिन फिर भी किसी भी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में जो पेशेंट्स होते हैं वो यही आते हैं, तो हम लोग उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं, एक्सरेज होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें पता चलता है किस प्रकार का ये आर्थराइटिस है। और अगर उनको सिर्फ घुटनों में है, अगर उनको सिर्फ कमर में है, या उनको कभी कभी ऐसा होता है कि हाथों की छोटी उंगलियों में भी होता है, हाथ की उंगलियां जकड़ने लगती हैं या गर्दन जकड़ जाती है, तो ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसकी सहायता से ऑर्थोपेडिक्स की इन प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स समझ पाते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उनकी मेडिसिन्स होती हैं, उससे उनको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी, रेगुलर फिजियोथेरेपी, जो अपने कंधों की, गर्दन की, कमर की एक्सरसाइजेस करते रहें, लोग अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहें तो वो मांसपेशियां हमेशा स्वस्थ रहती हैं। तो वो पेशेंट्स, ऐसे कमर के दर्द के या घुटनों के दर्द के पेशेंट, फिजियोथेरेपी की सहायता से भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन सी एक चीज़ और भी सुनने में आती है कि ये कहा जाता है कि भाई आपके घुटनों का जो फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया है, उसकी चिकनाहट ख़त्म हो गई है। तो सर बेसिकली ये फ्लूइड क्या होता है और क्यों ख़त्म हो जाता है? जो हमारा शरीर के जोड़ होते हैं वो दो हड्डियों के बीच के जॉइंट होते हैं। दोनों हड्डियों के बीच में जो जगह होती है उनके जुड़ाव वाली जगह को, जॉइंट वाली जगह को जोड़ बोलते हैं। तो नेचुरली उसमें दोनों हड्डियां आपस में ना घिसें तो एक साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि एक अंदर एक कुछ लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो उन दोनों तरल पदार्थ, जो दोनों हड्डियों के सिरों को आपस में टकराने नहीं देता, उनको स्मूथ रखता है। समझिए एक प्रकार की ग्रीस होती है या एक प्रकार का ऑयल होता है जो दो सरफेसेस को आपस में रगड़ नहीं खाने देता। उम्र के साथ साथ ये फ्लूइड शरीर में बनना बंद हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियों के हिस्से आपस में रगड़ने लगते हैं, घिसने लगते हैं, और जोड़ खराब होने लगते हैं, और फिर वो दर्द करने लगते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आर्थराइटिस में लोगों के साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है या सूख जाता है। तो क्या डॉक्टर साहब इस फ्लूइड को हम रीजनरेट, या इसको ये ख़त्म ना हो, इसकी जो बनने की क्षमता है वो बनी रहे, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली आजकल हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में बजाय इसके कि पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करें या उनके बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो गई हो तो उनको ऑपरेशंस करके बदला जाए, इसके बजाय प्रिवेंशंस पे बात की जा रही है कि किस तरह से एक नेचुरल जॉइंट को सेव किया जा सकता है। सेव नेचुरल जॉइंट्स, ये एक थीम चल रही है इस वक्त ऑर्थोपेडिक्स की, जिसमें डॉक्टर्स ये कोशिश करते हैं कि अर्ली एज में ही पेशेंट्स को जागरूकता फैलाकर कुछ ना कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेकर उनके समाज में जाएं कि लोग बीमार ना पड़ें या उनके घुटनों में दर्द अधिक ना हो, और वो अपने जोड़ों को बचा पाएँ, सेव कर पाएँ। तो अगर लोग कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं उनको खाते पीते रहें, कुछ मेडिकल सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ ऐसी होती हैं उनको खाते पीते रहें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करते रहें, और कुछ ऐसे परहेज से रहें कि जो उनके जोड़ खराब ना हो, तो उन जोड़ों को बचाया जा सकता है और वो आर्थराइटिस में लैंड अप नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एक और एक बड़ी समस्या है, जैसे अभी आपने बताया कि जो लोग बाग कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम करते हैं, सिटिंग जॉब ज़्यादा होता है, तो उनको एक बड़ी समस्या होती है स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि उनकी गर्दन में और कमर के ऊपर के हिस्से में बड़ा दर्द होता है। तो ये सर इसका क्या बेसिक इसका फंडा क्या है, ऐसा क्यों होता है, और
इससे हम कैसे बचें, मतलब क्या एक्सरसाइजेज वगैरह या कुछ ऐसा ब्रेकअप या क्या, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस भी एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और पोस्चरल प्रॉब्लम है, मतलब बैड पोस्चर, आपके शरीर के गलत उठने बैठने के तरीके से हो जाती है। और जो भी लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, मोबाइल बहुत अधिक देर तक यूज़ करते हैं, तो उनकी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है। हमारे शरीर की एनाटमी जो है उसमें हमारा सिर सीधा, हमारी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। पर हम बहुत बहुत देर तक अगर गर्दन झुका के काम करेंगे तो रीढ़ की जो हड्डी होती है गर्दन की, उसमें स्पॉन्डिलाइटिस होने लगती है। वहाँ की हड्डियों में आपस में उनकी हड्डियाँ बढ़ जाती है या टकराने की वजह से उनकी शेप चेंज हो जाती है, जिसको कि स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। तो अगर उनको हमें बचाना है तो हम जैसे अगर कि बहुत से लोग अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, अपना गर्दन झुका के काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अपोजिट डायरेक्शन में हम अपनी गर्दन के व्यायाम किया करें। तो उनसे करके आप जितना समय आप काम में लगाते हैं उतना ही समय आपको ध्यान रखना है कि हमको एक्सरसाइजेस भी करनी है। और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कोई भी व्यक्ति दिन भर में 3 बार अगर 15-15 मिनट के लिए भी कर लेता है तो उसकी गर्दन की स्पॉन्डिलाइटिस वाली परेशानियां नहीं आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो माइग्रेन का जो दर्द होता है, जिसे आधा सर का दर्द भी हम लोग बोलते हैं, तो क्या इसका भी कोई संबंध हमारी बैकबोन से होता है या ये एक अलग चीज़ है? माइग्रेन एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इसके मल्टीपल रीजंस हैं। कभी कभी आंखों की रोशनी की वजह से, कि जिसको चश्मा लगना हो, जिसकी नज़र कमज़ोर हो, उनको भी यह चीज़ हो सकती है। कभी ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव की वजह से भी माइग्रेन होता है। कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी माइग्रेन होता है या रीढ़ की हड्डी के विकारों की वजह से होता है। और बहुत सी बार ये साइकोलॉजिकल भी होता है कि जब आपके पास कोई कारण ना हो फिर भी लोगों को माइग्रेन होगा, सीवियर दर्द होगा, आधे सिर में दर्द होगा, और उसको हम जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। डॉक्टर्स को एक पर्टिकुलर सही उचित कारण का निवारण करना होता है कि भाई ये कारण क्या है, और उसके इलाज के बाद उस माइग्रेन को ट्रीट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैल्शियम की कमी, ये जो हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम के बेस पर ही चलती हैं, और आज की तारीख में जो हमारा खान पान हो गया है उसमें कैल्शियम की बहुत कमी होने लगी है। तो क्या आप बरेली वासियों को ये कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपने आहार में, अपने व्यवहार में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें ताकि उनको कैल्शियम की ये कमी ना हो? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग बागों की कमर में और घुटनों में और हड्डियों में दर्द होने लगता है, जोड़ जोड़ में दर्द होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी डाइट में प्रतिदिन 2 गिलास दूध पीता रहे, 2 कटोरी दही खाए, 100 ग्राम पनीर खाए, अंडा खाए, या फिर जो भी कैल्शियम के रिच सोर्सेज दूसरे होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, मेवे होते हैं, अखरोट बादाम, ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि उनके किस एज में वो हैं, महिला पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं जिनमें हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी होती हैं, तो खुराक से इसको ठीक किया जा सकता है। और प्रतिदिन लोग बाग अगर बचपन से ही अच्छे से डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते रहते हैं तो उनकी हड्डियां मजबूत रही आएंगी। साथ साथ सिर्फ डाइट ही इसके लिए ज़रूरी नहीं है। जब तक आप कैल्शियम खाते रहो और अपने शरीर से व्यायाम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, तो वो कैल्शियम कभी भी बोन्स में नहीं पहुंचेगा, हड्डियों में नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए जो भी कैल्शियम आप खा रहे हैं अपनी डाइट में, उसको अपनी बोन्स तक पहुंचाने के लिए एक बढ़िया एक्सरसाइज प्रोग्राम हमेशा करना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, साइकिल चलाना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, स्विमिंग करना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, या अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल एक ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब सुबह शाम की सैर की जाए, और उसमें साथ साथ अपने हाथ पैरों के कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करते रहें, जिसकी वजह से ये कैल्शियम जो हम खाते हैं हमारी हड्डियों में पहुंचता रहे। तो अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार स्टेप्स पैदल चल लेता है, ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप एक एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अभी युवा हैं और बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हैं, सामाजिक कार्य भी आप करते रहते हैं। आज का जो युवा है, जो अभी या तो वो पढ़ाई में है या अभी रिसेंट जॉब में है, तो उनको आप क्या अपना संदेश एक देना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे फिट रखें? फिटनेस के लिए लोगों को थोड़ा सा हमेशा अपना, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी व्यक्ति होता है उसके लिए उसका शरीर ही होता है।
शरीर अगर फिट रहेगा तो वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो वो बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो अपने आप को फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग या डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि आप फिट रहें। तो ये तो ध्यान आपको खुद ही रखना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट हो, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन्स है, कितना दूध पी रहे हैं, कितना अनाज खा रहे हैं, कितनी हरी सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो किस प्रकार का मीट खा रहे हैं, साथ में उसमें कितना तेल घी खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। मिठाइयाँ बहुत अधिक जो लोग खाते हैं उनको डायबिटीज़ हो सकती है, तो वो डायबिटीज़ की वजह से हड्डियाँ गलने लगती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो यूथ में है, यंग एज में है, एक बहुत बैलेंस डाइट और जो वेस्टर्न फूड होता है जिसको जंक फूड भी कहा जाता है, उनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के एडिक्शन से, अल्कोहल के, तंबाकू के, ड्रग्स के, इन सारे एडिक्शन से दूर रहना चाहिए ताकि शरीर पे कुछ दुष्प्रभाव ना पड़े हुए हों। और एक बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, स्किन ग्लो करे, हड्डियाँ मजबूत रहे और आप हमेशा के लिए अच्छे समय तक, जब आप ओल्ड एज में भी पहुँचे, तो उस युवा एज से लेकर ओल्ड एज तक आप फिट हों, फर्स्ट क्लास हों, आपके शरीर में दम हो। और जो व्यक्ति फिजिकली फिट होते हैं वो इमोशनली या साइकोलॉजिकली भी फिट होते हैं, वरना लोग मेंटल डिप्रेशंस में चले जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य है। तो ये दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी रखना, ये किसी भी व्यक्ति की एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। और युवाओं को तो चाहिए कि वो हमेशा रोज़ाना एक बढ़िया बैलेंस डाइट के साथ साथ बैलेंस्ड एक बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी का प्रोग्राम उनका कुछ है, और साथ में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो भी चीज़ उनको पसंद है, कोई शौक हो, कोई हॉबी हो, कोई पेंटर हो सकता है, कोई गीतकार हो सकता है, कोई मूर्तियाँ बनाना पसंद करता है, किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, कोई कविताएं लिख सकता है, कोई इस प्रकार डांस कर सकते हैं लोग। तो उनको अपने इस शौक को भी जिंदा रखना चाहिए, रादर देन कि वो ऑफिस जाएं, दुकान पे जाएं, काम करें, आके खाना खाएं और सो जाएं। तो अपने अंदर के किसी न किसी एक शौक को भी लोगों को जिंदा रखना चाहिए ताकि उनके जीवन में एक उमंग बनी रहे। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हेल्थ टॉक में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो साथियों, ये थे डॉक्टर परवीन महेश्वरी, जो कि एक ऑर्थो सर्जन है। और डॉक्टर साहब ने हमें जो चीज़ें बताई, मुझे लगता है कि अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखें, उन चीज़ों को थोड़ा तवज्जो देना शुरू करें, तो हम अपनी बहुत सारी समस्याओं से हम उनका छुटकारा पा सकते हैं। ख़ासतौर से जो यंगस्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ लेने जा रहे हैं या अभी हाल ही में उनकी जॉब लगी है, तो उनका जो एक स्टाइल है, जो उनका एक तरीका है, वो बदल जाता है। वो अपने या तो पढ़ाई में मगन रहते हैं या अपने जॉब में मगन रहते हैं। वो धीरे धीरे अपना जो शारीरिक व्यायाम है उन सबको छोड़ देते हैं। तो मेरा उन सभी दोस्तों से ये जाती सुझाव है कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। अपना रोज़मर्रा की जो डाइट है उस पर ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें। सिर्फ काम करते रहना या पढ़ते रहना ही ज़िंदगी नहीं है। शरीर स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब में आगे जा सकें और अपना बेहतर करियर बना सकें। इन सभी शुभकामनाओं के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।